कभी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखा है? हाँ बिल्कुल। वो जो स्टेडियम में माहौल होता है ना, मतलब कमाल का होता है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो जबरदस्त तनाव, वो जुनून की बस एक दूसरे को हराना है, हाँ, और दूसरी तरफ वही लोग जब फैंस बनकर दूसरे देश जाते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये जो विरोधाभास है ना, असल में यही पूरे दक्षिण एशिया की कहानी है। सही बात है। यहाँ दुश्मनी और दोस्ती, उम्मीद और निराशा, शक और भरोसा सब एक साथ चलते हैं। और आज हम इसी दिलचस्प और कह सकते हैं कि उलझे हुए क्षेत्र की परतों को खोलने वाले हैं, शीत युद्ध के बाद का दक्षिण एशिया। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि यहाँ के देशों में आपस में इतने झगड़े क्यों हैं और फिर भी सहयोग की बातें कैसे होती हैं, और सबसे अहम, इन देशों की जो अंदरूनी राजनीति है उसका पूरे इलाके पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और जब हम दक्षिण एशिया कहते हैं तो पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि हम किन देशों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। आमतौर पर इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को गिना जाता है। इसकी जो ज्योग्राफी है वो भी बहुत दिलचस्प है। वो इसे अपने आप में एक अलग पहचान देती है। कैसे? आप सोचिए, उत्तर में हिमालय की एक तरह से दीवार है और बाकी 3 तरफ से समंदर ने इसे घेर रखा है। तो इसी वजह से यहाँ की भाषाएं, समाज और संस्कृति का एक अलग ही ताना बाना बुना गया है। अच्छा। और चीन, वो तो एक बहुत बड़ा पड़ोसी है। हाँ, चीन एक बहुत बड़ा और जरूरी खिलाड़ी है, लेकिन उसे पारंपरिक रूप से दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। तो चलिए इस इलाके के सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। लोकतंत्र। क्या यहाँ के लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है? क्योंकि एक आम धारणा है कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर, मतलब पश्चिमी देशों में ही कामयाब हो सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। अच्छा। इस इलाके के 5 बड़े देशों में सर्वे किए गए और उनसे पता चला कि यहाँ के आम नागरिक, चाहे वो अमीर हों या गरीब, किसी भी धर्म के हों, वो लोकतंत्र को किसी भी दूसरी शासन प्रणाली से बेहतर मानते हैं। मतलब वो एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पुरानी धारणा थी ना कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों का खेल है, उसे दक्षिण एशिया के लोग पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर लोगों की चाहत इतनी मजबूत है तो फिर इस क्षेत्र में लोकतंत्र का सफर इतना उतार चढ़ाव भरा क्यों रहा है? मतलब भारत और श्रीलंका को अगर छोड़ दें तो लगभग हर देश में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की बात कर लीजिए। हाँ, वहां तो जैसे लोकतंत्र और सेना के बीच एक म्यूजिकल चेयर्स का खेल चलता रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, म्यूजिकल चेयर्स। पाकिस्तान की कहानी असल में यही है। आजादी के फौरन बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। और फिर उनके बाद जनरल याहिया खान। हाँ, उनके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की एक चुनी हुई सरकार बनी तो उसे जनरल जियाउल हक ने हटा दिया। फिर 1988 में लोकतंत्र लौटा बेनजीर भुट्टो के साथ। लौटा, लेकिन वो भी स्थिर नहीं रहा। और फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर से तख्ता पलट कर दिया। तो 2008 के बाद से ही वहां चुनी हुई सरकारें हैं। लेकिन सेना का दबदबा हमेशा बना रहता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या लोग सेना को ज्यादा पसंद करते हैं या कोई और वजह है कि वहां लोकतंत्र अपनी जड़ें नहीं जमा पाया? इसकी काफी गहरी वजह है। हाँ। सबसे बड़ी वजह है वहां का सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचा? हाँ, सेना, कट्टरपंथी धार्मिक गुट और बड़े जमींदारों का जो गठजोड़ है वो इतना ताकतवर है कि वो किसी भी चुनी हुई सरकार को आसानी से गिरा सकता है। अच्छा। और दूसरी बड़ी वजह है भारत के साथ लगातार बना रहने वाला तनाव। इसका कैसे असर पड़ता है? इस तनाव का फायदा उठाकर सेना समर्थक गुट हमेशा ये तर्क देते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत फौजी शासन जरूरी है, और ये जो राजनेता हैं ये तो भ्रष्ट और स्वार्थी हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब एक तरफ अमेरिका जैसे देश दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थन करने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में उन्होंने सैन्य शासकों का साथ दिया। ये दोहरापन क्यों? बिल्कुल, यही तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कभी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला ही नहीं। शीत युद्ध के दौर में और बाद में आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के सैन्य शासकों का समर्थन किया। उन्हें क्या फायदा था? उन्हें डर था कि अगर पाकिस्तान में कोई अस्थिर लोकतांत्रिक सरकार आई तो वहां के जो परमाणु हथियार हैं वो गलत हाथों में पड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें एक सैन्य तानाशाह ज्यादा भरोसेमंद लगा। तो पाकिस्तान में सेना और कट्टरपंथ ने लोकतंत्र को बार बार पटरी से उतारा। लेकिन अगर हम उसके पड़ोसी बांग्लादेश को देखें तो उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत अलग।
उसका तो जन्म ही एक भाषा और संस्कृति के आंदोलन से हुआ था, और वो भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। तो ये सफर कैसा रहा? बांग्लादेश की पैदाइश ही एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है। 1947 से 1971 तक वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। हाँ, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान उन पर हमेशा हावी रहता था, खासकर भाषा को लेकर। वो लोग बंगाली लोगों पर उर्दू थोपना चाहते थे, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। और शेख मुजीबुर रहमान इस विरोध का चेहरा बने। बिल्कुल। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सारी सीटें जीत लीं, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल याहिया खान ने सरकार बनाने देने से ही मना कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। हाँ, पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर जुल्म ढाए, हजारों लोगों को मार डाला। इसकी वजह से लाखों लोग भागकर भारत आ गए। भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई होगी। बहुत बड़ी। और भारत ने तब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन किया, और दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना। लेकिन क्या आज़ादी मिलते ही सब ठीक हो गया? क्योंकि हमने देखा है कि क्रांतियां अक्सर अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। क्या शेख मुजीब एक मजबूत लोकतंत्र बना पाए? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा संविधान बनाया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बातें थीं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? सिर्फ 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीब ने खुद ही संविधान बदलकर सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया। मतलब देश एक दलीय शासन की तरफ बढ़ गया। हाँ, और इसी उथल-पुथल के बीच अगस्त 1975 में सेना के कुछ अफसरों ने बगावत करके उनकी हत्या कर दी। तो जिस सेना के खिलाफ लड़कर देश आजाद हुआ, उसी तरह की ताकतों ने वहां भी लोकतंत्र को पटरी से उतार दिया? कुछ हद तक, हाँ। इसके बाद बांग्लादेश ने भी सैन्य शासन के कई दौर देखे, लेकिन यहाँ एक फर्क था। क्या? बांग्लादेश के लोगों, खासकर वहां के छात्रों ने लोकतंत्र के लिए लगातार आंदोलन किए, और उन्हीं के दबाव में 1990 में आखिरी सैन्य शासक जनरल इरशाद को हटना पड़ा। 1991 से वहां चुनाव हो रहे हैं और लोकतंत्र काम कर रहा है। भले ही उसमें काफी कमियां हों। हाँ, कमियां तो हैं। अच्छा, अब नेपाल की बात करें तो वहां तो मामला और भी पेचीदा था। वहां राजा भी थे, लोकतंत्र के समर्थक भी, और फिर माओवादी भी। ये तीनों ताकतें एक साथ कैसे काम कर रही थी? ये तो एक त्रिकोणीय संघर्ष जैसा लगता है। ये बिल्कुल एक त्रिकोणीय संघर्ष ही था। नेपाल की कहानी बहुत अनोखी है। वो हमेशा से एक हिंदू राजशाही था। 1990 में एक बड़े आंदोलन के बाद वहां संवैधानिक राजतंत्र आया। मतलब राजा रहेगा, लेकिन असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, असल में राजा ने कभी भी पूरी ताकत नहीं छोड़ी, और सेना हमेशा राजा के साथ थी। तो एक तरफ ये थे, दूसरी तरफ लोकतंत्र के समर्थक थे, और तीसरी तरफ माओवादी, जो हथियारबंद संघर्ष में विश्वास रखते थे। हाँ, वो मानते थे कि राजा और अमीर लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं और उन्हें हथियार उठाकर ही हटाया जा सकता है। तो इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ? 2002 में राजा ने संसद भंग करके जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, उसे भी खत्म कर दिया। इसके जवाब में 2006 में पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। अच्छा। और इस बार एक अनोखी चीज हुई। लोकतंत्र समर्थक पार्टियां और माओवादी, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वो राजा को हटाने के लिए एक साथ आ गए। वाह! लोगों का ये आंदोलन इतना बड़ा था कि राजा को झुकना पड़ा, और आखिरकार 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। बिल्कुल। 2015 में उन्होंने अपना नया संविधान भी बना लिया। अब आते हैं श्रीलंका पर, जो मेरे हिसाब से इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्यों? एक तरफ ये देश दशकों तक एक भयानक गृह युद्ध की आग में चलता रहा। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इसके आर्थिक और सामाजिक आंकड़े, जैसे प्रति व्यक्ति आय या शिक्षा का स्तर, वो इस इलाके के कई शांत देशों से भी बेहतर थे। हाँ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये वाकई एक हैरान करने वाली पहेली है। देखिए, श्रीलंका की सबसे बड़ी चुनौती सेना या राजशाही नहीं थी, बल्कि जातीय संघर्ष था। सिंगली और तमिल समुदाय के बीच? हाँ, आजादी के बाद से ही वहां लोकतंत्र तो रहा, लेकिन राजनीति पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय का दबदबा हो गया।
उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे तमिल भाषी अल्पसंख्यकों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। और इसी नाइंसाफी के एहसास ने हथियारबंद संघर्ष को जन्म दिया। बिल्कुल। जब सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाने के बाद भी तमिलों की नहीं सुनी गई तो उग्रवाद ने जन्म लिया। 1983 के बाद से LTTE नाम के संगठन ने तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल ईलम बनाने के लिए एक हिंसक लड़ाई शुरू कर दी। और ये लड़ाई बहुत लंबी चली, लगभग 26 साल। और 2009 में LTTE के हार के साथ ही खत्म हुई। पर वो पहली का जवाब अभी भी नहीं मिला। इतने भयानक युद्ध के बीच देश ने तरक्की कैसे की? इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि श्रीलंका ने आजादी के बाद से ही अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाए रखा और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश किया। अच्छा। गृह युद्ध देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ज्यादा केंद्रित था, जबकि बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक चलती रहीं। इसलिए भयानक हिंसा के बावजूद वो अपनी विकास की रफ्तार को बनाए रखने में कामयाब रहे, जो अपने आप में एक केस स्टडी है। बिल्कुल। तो ये तो हुई इन देशों की अंदरूनी उठापटक, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस इलाके की कहानी आपसी संघर्षों के बिना अधूरी है। हाँ। और जब भी आपसी संघर्ष की बात होती है तो भारत का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि उसकी सीमाएं लगभग सबसे लगती हैं। सही कहा आपने। भारत के आकार और उसकी लोकेशन की वजह से दक्षिण एशिया के ज्यादातर विवादों में वो एक पक्ष जरूर होता है। और सबसे बड़ा विवाद तो पाकिस्तान के साथ ही है। इसमें कोई शक नहीं। बंटवारे के जख्म आज तक भरे नहीं है और कश्मीर का मुद्दा तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इसको लेकर 3 बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन मसला जस का तस है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हथियारों की होड़ में भी दिखती है। 1998 में जब दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। बिल्कुल। सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ाई, आतंकवाद के आरोप प्रत्यारोप, ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग और पैसा देकर एक प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहा है। और पाकिस्तान भी तो आरोप लगाता है। हाँ, पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत उसके बलोचिस्तान और सिंध प्रांतों में गड़बड़ी फैला रहा है। लेकिन इस सारी कड़वाहट के बीच क्या सहयोग की कोई मिसाल भी है? एक है, और वो हैरान करती है। 1960 की सिंधु जल संधि। अच्छा, पानी के बंटवारे को लेकर। हाँ, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुई ये संधि आज तक कायम है। दोनों देशों ने 3 युद्ध लड़े, लेकिन पानी का बंटवारा इस संधि के हिसाब से ही होता रहा। ये दिखाता है कि अगर नियत हो तो मिलकर काम किया जा सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो खैर जगजाहिर हैं, लेकिन क्या भारत के अपने दूसरे छोटे पड़ोसियों के साथ भी ऐसे ही तनाव वाले रिश्ते हैं? एक बड़े भाई वाली दादागिरी का आरोप तो अक्सर लगता रहता है। हाँ, ये बिग ब्रदर वाली भावना बहुत आम है। छोटे देशों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि भारत उन पर हावी होना चाहता है। जैसे बांग्लादेश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा मतभेद रहता है। नेपाल के लोगों को लगता है कि भारत उनकी अंदरूनी राजनीति में बहुत ज्यादा दखल देता है। और श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दे को लेकर रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे थे, हालांकि अब भारत ने दखल न देने की नीति अपनाई है। तो क्या सहयोग की कोई कोशिश ही नहीं हुई? कोई ऐसा मंच नहीं है जहां ये सब देश बैठकर अपने मसले सुलझा सकें? कोशिश तो हुई थी। 1985 में सार्क बनाया गया था। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हाँ, मकसद बहुत अच्छा था कि सब मिलकर गरीबी और शिक्षा से लड़ेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, लेकिन ये संगठन कभी भी बहुत कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह भारत पाकिस्तान की दुश्मनी है। जब 2 सबसे बड़े सदस्य ही एक दूसरे से बात करने को तैयार न हो तो संगठन कैसे चलेगा? और सार्क के तहत एक मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा भी तो हुआ था, उसका क्या हुआ? हाँ, 2004 में साफ्टा पर दस्तखत हुए। भारत का मानना था कि इससे पूरे इलाके को फायदा होगा, लेकिन छोटे देशों जैसे नेपाल या श्रीलंका को डर था। किस बात का डर? उन्हें लगा कि ये असल में भारत की एक चाल है। भारत अपने सस्ते सामान से उनके बाजार भर देगा, जिससे उनके अपने उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे और भारत का उन पर आर्थिक और राजनीतिक दबदबा और बढ़ जाएगा। ये तो साफ है कि ये इलाका सिर्फ अपने अंदरूनी झगड़ों में ही नहीं फंसा है, बाहरी ताकतों जैसे चीन और अमेरिका की भी यहाँ बड़ी भूमिका होगी। बहुत बड़ी। शीत युद्ध के बाद इस इलाके में अमेरिका की दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ी है।
उसके भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं और वो अक्सर दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। उसकी दिलचस्पी क्यों है? एक तो यहाँ का बड़ा बाजार है और दूसरा अमेरिका में रहने वाली बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी। इन वजहों से अमेरिका यहाँ शांति चाहता है। और चीन का क्या रोल है? उसका तो असर आजकल हर जगह दिख रहा है। चीन इस खेल का सबसे नया और शायद सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। पाकिस्तान के साथ तो उसकी दोस्ती जगजाहिर है, जो भारत के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रही है। लेकिन भारत के साथ भी तो व्यापार बहुत है। इस पूरे इलाके में बंदरगाह, सड़कें, पावर प्लांट बना रहा है, जिससे उसका असर तेजी से बढ़ रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि दक्षिण एशिया एक ऐसी जगह है जहां हर चीज के दो पहलू हैं। बिल्कुल। यहाँ लोकतंत्र के लिए जबरदस्त चाहत है, लेकिन तानाशाही ताकतें भी कमजोर नहीं है। देशों के बीच गहरे जख्म है, लेकिन सहयोग की उम्मीदें भी जिंदा हैं। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों की लोकतंत्र की राह कितनी अलग और मुश्किलों भरी रही। श्रीलंका ने गृह युद्ध के बावजूद तरक्की की एक अनोखी मिसाल पेश की। और इन सब कहानियों के केंद्र में भारत है, जिसके रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ प्यार और नफरत दोनों के हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां इतिहास का बोझ बहुत भारी है और भूगोल किसी को भी चैन से नहीं बैठने देता। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे श्रोतों में ये बार बार आया है कि छोटे देशों को अक्सर डर लगता है कि भारत एक क्षेत्रीय दादा बनना चाहता है। ये एक आम धारणा है। इस इलाके के नक्शे को देखें, जहां भारत बीच में है और उसकी सीमा लगभग हर देश से मिलती है, तो क्या भारत का थोड़ा बहुत दबदबा होना लाजमी नहीं है? या फिर क्या क्षेत्रीय सहयोग का कोई ऐसा मॉडल बन सकता है जो बड़े और छोटे सभी देशों के हितों और सम्मान को सही मायने में बराबर का दर्जा दे सके?